ये हमारा चैप्टर था जो अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। और आज मैं इसके एनसीईआरटी की एक बुक आती है, ठीक है, एग्जाम्पलर, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपसे डिस्कस करा रहा हूँ इस चैप्टर के। एमसीक्यू की बात करते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल सिस्टम इकोसिस्टम है। हमने बात की थी ना, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल है, पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, लेक या फिर फॉरेस्ट। तो इसका जो आंसर क्रॉपफील्ड। आपका, यस, जो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो क्रॉप फील्ड है, यानी कि जिसे इंसानों ने बनाया है वो क्रॉप फील्ड है। दिस इज द आंसर। Now moving to the next question. In a food chain, the third trophic label is always occupied by dash. एक फूड चेन के अंदर जो थर्ड ट्रॉपिक लेबल है, पहला ट्रॉपिक लेबल हमेशा किसका होता है, आपका हर्बीवोर्स का होता है। दूसरा क्या होता है, ठीक है, कार्निवोर्स का होता है। और तीसरा पहले आएंगे, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, सॉरी, दूसरे पे आते हैं हर्बीवोर्स, और तीसरे लेवल पे क्या आएंगे, आपके कार्निवोर्स आएंगे। क्या आएंगे, कार्निवोर्स आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास कार्निवोर्स। उसके बाद एन इकोसिस्टम इंक्लूड डैश। तो एक इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या सम टाइम ऑर्गेनिज्म एंड सम टाइम नॉन लिविंग। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसमें ये सारे ही आएंगे। गॉट इट। उसके बाद क्वेश्चन 4 में, इन द गिवन फूड चेन सपोज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो है 5 किलो जूल है, तो व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी होगी। यहाँ पे हम कौन से पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्थ लेवल की। तो आपको पता है कि हर एक अगले लेवल पे 10% लॉ काम करता है। तो अगर यहाँ 5 किलो जूल है, तो अगर इससे पहले की देखें तो कितनी किलो जूल रही होगी, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास ये है, तो दिस इज द आंसर। अगर आप 5,000 का 10% निकालोगे तो 500 आएगा, 500 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 50 आएगा। आई थिंक 50 का 10% निकालोगे तो 5 आएगा। तो दैट इज द फोर्थ वन। तो दैट मीन्स इसमें डी ऑप्शन है। तो एक्यूमुलेशन, अगला सवाल देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज, क्या कहते थे उसको। मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आओ, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू डैश। तो जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, पेस्टिसाइड है। तो इसमें हमने जिनकी बात की थी दैट वाज सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड डैश। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर, दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डैश, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। किसके फॉर्म में जाती है वो एनर्जी, मैकेनिकल। मैकेनिकल के फॉर्म में नहीं जाती, वो जाती है आपकी किसके फॉर्म में। यहाँ पे देखो, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक से दूसरे में जो आती है किसके फॉर्म में जाती है। याद करो, कल जब हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें हम 10% लॉ पढ़ रहे थे, तो उसमें एनर्जी डिविएट हो रही थी, किसके फॉर्म में थी, हीट एनर्जी के रूप में थी। क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी किसके फॉर्म में डिविएट करती है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल which feed on several types of organism, जो दूसरे कई टाइप के, सेवरल टाइप के ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक, जो ऊपर वाले कैटेगरी में आते हैं, which feed on the several type of organism belonging to the low tropic। वो क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, या फिर, ठीक है, इकोसिस्टम बनाते हैं, या फूड चेन बनाते हैं। फूड वेब। यस, फूड वेब बनाएंगे वो। अरे सारे ही रंग बदल गए, देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ एनर्जी
इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज डैश। इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। तो हमने पढ़ा था एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, बॉटम से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसमें ऑप्शन ये वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होगा? इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, लंग्स डैमेज होंगे, स्किन कैंसर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा। तो इसमें दो ऑप्शन सही है आपके पास, ठीक है। एक तो हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज होगा और दूसरा हमारा स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होगी। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन ढूंढिए, कहां पे है? दिस वन। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। In the following groups of material, which group contain only non-biodegradable item? इनमें किसमें सब non-biodegradable items होगी, मतलब जो डिकम्पोज नहीं होगी? वुड, पेपर, लेदर, ये तो एनिमल की है, डिग्रेडेबल है। पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, सॉरी, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रास तो नहीं है, प्लास्टिक, बैकलाइट, डीडीटी, ठीक है। तो बताइए इसमें मेरे ख्याल से आपका पहला, ठीक है, और चौथा ये ठीक होगा, डी। तो दैट इज डी, ठीक है। उसके बाद सॉरी, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन? इनमें से कौन से जो है फूड चेन को लिमिट करते हैं? डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, यहां पे फिर से सुनो सवाल, लिमिट मतलब जो कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, या फिर डिसफिशिएंट फूड सप्लाई, पॉल्यूटेड एयर, या वाटर। तो इसमें आएगा आपका डिक्रीज इन एनर्जी, क्योंकि लगातार हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लेवल कम होता जाता है 10% लॉ के मुताबिक, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे ही आते हैं बेटा, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूं तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर में से, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लगती है? ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर, ये तो सही है। ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक से नहीं लेते, वो इनऑर्गेनिक से लेते हैं, ये गलत दिख रहा है मुझे। आगे देखते हैं, प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो प्रोड्यूसर है वो अपना खुद का खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये बात सही है। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, ये भी सही है। तो इसमें जो सबसे इनकन्वीनियंट बात है, जो गलत है, दैट इज द सेकंड वन, क्योंकि ग्रीन प्लांट अपना जो फूड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं, ऑर्गेनिक से नहीं बनाते। अगला सवाल है, विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड चेन? इनमें से कौन से ग्रुप ऑर्गेनिज्म के जो है वो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट के हिस्से नहीं है, फूड चेन में नहीं आएंगे। मतलब ग्रास आता है, लॉयन आएगा, रैबिट, वुल्फ, ये सारे हैं। प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास ऊपर, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास ऊपर। तो अब बताइए मुझे इसमें से कौन सा ऐसा लग रहा है तुम्हें जो गलत दिख रहा है? प्लैंकटन को फिश खाता है, फिश को मैन खाता है, लेकिन ग्रास ऊपर उसका हिस्सा नहीं है। तो आई थिंक एक तो सेकंड पार्ट यहाँ पे मुझे गलत दिख रहा है, ठीक है। दूसरा जो ग्रास, लॉइन, रैबिट, वुल्फ। अब इसमें यहाँ पे ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को वुल्फ खा सकता है, वुल्फ को लॉइन खा सकता है, तो ये भी सही है। वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, एक ये गलत है। देखो यहाँ पे ग्रास को खाने वाला इनमें से कोई सा भी नहीं है, ना वुल्फ ग्रास खाता है, ना स्नेक खाता है, ना टाइगर। तो ग्रास वाली कैटेगरी यहाँ पे गलत है, तो ये भी आपका ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन ढूंढे, इसमें है ये रस्सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने जिसमें थोड़ा सा तुम्हें अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वो कितनी थी? दैट वाज 1%। एग्जैक्टली 1% है। Only बाकी सबका 1%। 10% लो होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1% होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, इन द गिवन फिगर, ये फिगर यहाँ ट्रॉपिक लेवल की दे रखी, T1, T2, T3, 4, ठीक है। द वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर शोन इन द पिरामिड, एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल? तो किस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? तो जो सबसे बड़ा आपको साइज दिख रहा है T1 रेक्टेंगल का, दैट इज T1, ठीक है। तो इसमें सी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, what will happen if deer is missing in the food chain given below? अगर यहाँ पे ग्रास के बाद डीर मिसिंग होगा तो क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज होगी,
कैसे होगी? टाइगर तो डीर को खाते हैं, वो तो है ही नहीं, उनकी तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि इनमें से मिसिंग है अगर डीर, तो इनमें से क्या चीज होगी? पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास डिक्रीज, ये भी गलत है। ग्रास डिक्रीज कैसे होगी? खाने वाला है ही नहीं तो बढ़ेगी। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, टाइगर घास खाना शुरू कर देगा, तो ऐसा कभी हो पाएगा क्या? इम्पॉसिबल सी बात है। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास इंक्रीजेज, तो ये ऑप्शन सबसे कन्वीनियंट है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिकम्पोजर्स है वो क्या करते हैं? ठीक है, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें जो है वो क्या करते हैं? डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल खाते हैं, तो डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इनऑर्गेनिक में। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद है, इन अ ग्रास होपर, इफ अ ग्रास होपर इज ईटन बाय फ्रॉग, अगर किसी ग्रास होपर को, किसी टिड्डे को कोई फ्रॉग खाता है, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, कहां से कहां होगी? प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर में हो रही है, क्योंकि ग्रास होपर तो आपके पास क्या है? ठीक है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्रोड्यूसर तो इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर से प्राइमरी में कंज्यूमर हो रही है, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो ग्रास होपर है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है और जो फ्रॉग है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। यानी कि जो घास खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो मांस खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं यूज करनी चाहिए? बिकॉज दे आर मेड ऑफ मटेरियल विद लाइट वेट, इसलिए, या दे आर मेड अप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, या दे आर मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, या दे आर मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बिकॉज वो क्या बने होते? नॉन बायोडिग्रेडेबल। राइट, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ये तो कुछ एमसीक्यूज थे इसके। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे कि व्हाई इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अ कर्स टू एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम जो वेस्ट है हमारा उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कर्स, मतलब एक शाप बन जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज this if we are not disposing the waste properly, then there may be the waste which is non biodegradable, which can damage the environment, soil, water bodies, etc., and that's why this will create the pollution and hence it becomes a curse to environment. Okay, this is how you can create your answer. Now next question number 23, write the common फूड चेन ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम की कॉमन फूड चेन क्या होगी? सबसे पहले उसमें क्या होता है? प्लैंकटन होता है, यानी कि छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनको कौन खाएगा? फिश। फिश को कौन खाएगा फिर? लार्जर फिश। इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। 3 एग्जांपल। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर द प्लास्टिक बैग ड्यूरिंग द शॉपिंग? तो आप बोलेंगे क्लॉथ बैग्स आर मेड ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच आर बायोडिग्रेडेबल, whereas the plastic bags are made up of the non biodegradable material. So we should go for the cloth bags because they will be helpful to maintain the balance of the environment, and they are not at all harmful to the environment as well as for us because they decompose easily, right? अगला क्वेश्चन है, why are the crop field known as the artificial ecosystem? crop field को हम artificial ecosystem क्यों कहते हैं? तो जवाब बड़ा सीधा सा है, crop field is called the artificial ecosystem because they are artificially created by the human efforts for their own requirement, right? They are not natural. डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इनके बीच में आपको डिफरेंस बताने जो कि बहुत बेसिक है, आप बता सकते हो और इसके एग्जांपल भी देने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, सजेस्ट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन है, इनका आपको वन वर्ड में आंसर देना था। फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव, उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्या कहते हैं उसको? बायोस्फीयर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ऑलराइट, ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। वी कॉल्ड इट ट्रॉपिक लेवल। ऑलराइट, उसके बाद द फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल ऑफ द इकोसिस्टम, क्या कहलाते हैं ये? दे आर कॉल्ड द एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। उसके बाद डी, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड, तो वो ऑर्गेनिज्म जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? ठीक है, प्रोड्यूसर पे करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं?
दे आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हो आप उनको। अगला देखिए एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डिकम्पोजर इन द एनवायरमेंट। तो डिकम्पोजर्स फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, hence they try to clean the environment because they convert the dead part of plant and animal into usable form, ठीक है, that increase the soil fertility and hence they are also known as the cleaner of the environment, ठीक है। यहाँ पे आपको मैच करना है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। तो ये बात तो पहले में ही सही आ गया आपका, दिस इज करेक्ट, ये इसी के साथ मैच होना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, मेन मेड इकोसिस्टम, सेलेक्ट मिसमैच। अच्छा मिसमैच देखना है हमें, जो गलत मैच है ये तो सही है, इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट को बनाता है। एक्वेरियम मेन मेड इकोसिस्टम, ये भी सही है। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी तो सही है। ये फिर सारा लाल हो गया, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ, हाँ ये इकोसिस्टम गलत है क्योंकि यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही चीजें होती है इकोसिस्टम के अंदर, तो बी वाला दोनों ही आप आते हैं। इस मैच है। हाँ अब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में जाओ, ठीक है। इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एंड व्हाई इज इट यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई। आपको एक पिरामिड बनाना होगा कुछ इस तरीके से, और इसमें सबसे नीचे पहला ट्रॉपिक लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड फिर चौथा, ऐसा दिखाना होगा। और उसके बाद ये बताना होगा कि यूनिडायरेक्शनल क्यों, क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ द एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल टू लोअर and it start from the bottom, so maximum energy at the आप कह सकते हो first tropic level, then 10% is shift to the next and then the next 10% is to the next one and so on। इसी बात को आपको justify करना है। अगला क्वेश्चन देखो, what are decomposer and what will be the consequence of their absence in ecosystem। decomposer क्या होते हैं और उनके क्या परिणाम होंगे अगर वो नहीं होंगे। तो if there will be no decomposer then there will be no decomposing of the parts of the plant and animal which are dead, yeah, that died, and in this way there will be piles of dead livings over the environment and this will increase the pollution and the danger to the diseases। कि अगर कोई चीज सड़ेगी नहीं, पड़ी रहेगी डेड बॉडी एज इट इज, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो डिकम्पोजर का होना बहुत जरूरी है, इसलिए बैक्टीरिया और फंगस हमारे लिए दे आर रियली इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, सजेस्ट एनी 4 एक्टिविटीज इन डेली लाइफ विच आर इको फ्रेंडली। ऐसी 4 बातें आपको लिखनी है जो इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो इको फ्रेंडली का मतलब है जिससे आपके एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं वो आप अपने लेवल पे खुद सोच के लिख लेना, ठीक है, जो आप जानते हो कि ये चीजें इको फ्रेंडली है, ठीक है। जैसे बाइक या कार ले जाने के बजाय पैदल चले जाओ, ठीक है, इको फ्यूल का इस्तेमाल करो, राइट, इस तरीके की चीजें। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का को जो है वो वी हैव टू सपोर्ट दैट वन, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो देखो मैंने जो आपको बताया था चैप्टर के टाइम पे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन वहीं से निकल। तो फूड चेन में आप लिखोगे, it is the simple basic strategy who eats whom, where the food web is the interconnection of 2 or more food chain। food chain is smaller in nature whereas the food web could be take a multiple of so many food chain। इस तरीके से आप लिख सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। नेम द वेस्ट विच आर जनरेटेड इन योर हाउस डेली। तो आपके घर में जो डेली वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में आपको नाम लिखना है। व्हाट मेजर वुड यू टेक फॉर देयर, उनके डिस्पोजल के लिए आप क्या करोगे। तो आप कह सकते हो कि हमारे घर में 2 टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो कि किचन में प्रोड्यूस होते हैं, जो आपका वेस्ट सब्जियां फ्रूट्स वगैरह का छिलके वगैरह बचते हैं वो, और दूसरा होता है जो प्लास्टिक वगैरह हमारे घरों में चीजें आती है उनका। तो हम उनके लिए क्या तरीके, वी कैन क्रिएट 2 टाइप ऑफ, हम 2 टाइप के जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, डिस्पोजल सिस्टम तैयार कर सकते हैं उनके लिए, जिसमें एक को जो है, एक में हम सारे वो मटेरियल डालेंगे जो बायोडिग्रेडेबल है और दूसरे में वो डालेंगे जो नॉन बायो, ताकि उनको सेपरेट करके हम डिस्पोज ऑफ करवा सके। क्वेश्चन 36 है, सजेस्ट द सुटेबल मैकेनिज्म फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए। तो आप बताओगे कि वेस्ट इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देयर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर रियली डेंजरस for the living, that's why they need to be disposed of properly, but most of the time these industries
रिलीज देयर वेस्ट, जो पानी उसमें से निकलता है इंडस्ट्रीज में से, वो उनको रिवर्स में रिलीज कर देते हैं, विच क्रिएट द हैवॉक टू द life of the aquatic life as well as for the soil. That's why there should be proper management, there should be proper arrangement for such type of fertilizer industries where the harmful chemicals are releasing into the environment. अगला सवाल है, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, के क्या बाय प्रोडक्ट होते हैं? तो उसमें यूरिया होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर होता है जो काफी केमिकल रिच होता है और काफी हार्मफुल होता है, और वो हमारे एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, बिकॉज वेर एवर दे आर गोइंग दे आर डैमेजिंग, नॉट ओनली डैमेजिंग, दे आर किलिंग द लाइफ ओवर देयर. अगला क्वेश्चन 38 आपसे पूछा गया है कि सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के कुछ हार्मफुल इफेक्ट आपको बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं. तो हार्मफुल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मेन प्रैक्टिसेस दैट इज carried out in all over the world, because we need the food and we have to grow it in the field. But sometimes we are using the harmful substances such as the fertilizers, insecticide, pesticide, which can damage the soil as well as the natural fertility, and also harmful to the living, because they create some particular chemicals in the plants which are stored to the seeds or the fruits. Whenever we are eating them, then they are entering into our body and creating the accumulation of such harmful substances in our body. This is what we call biomagnification. समझ में आ गई बात? तो ज्यादा जल्दी बोल दिया. तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस है. ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. चैप्टर कंप्लीट होता है मतलब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. तो आप लोगों को जिन चीजों का ध्यान देना है वो ये है कि ये क्वेश्चन दिखाने का लॉजिक सिर्फ इतना था, सो दैट आई कैन रियलाइज यू कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं या बने हुए हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन, इन्हीं में से कई बार सेम क्वेश्चन या थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके आपके एग्जाम में आएंगे. बिकॉज ये जो मैंने आपको अभी अभी स्लाइड दिखाई थी वो सारी की सारी एनसीईआरटी या सीबीएसई ने जो लॉन्च की है बुक्स होती है, प्रैक्टिस बुक उनको कहते हैं, ये एग्जाम्पलर होती है, और ये एग्जाम्पलर की एनसीईआरटी ही बुक होती है. और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बेटा एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको, एज इट इज. सो मैंने ऑलमोस्ट एमसीक्यू, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सारे आपको बता दिए. चैप्टर आपका 5 नंबर में आ रहा है. एंड रिमेंबर, 5 नंबर थोड़े नहीं होते, बहुत होते. आपके 5 नंबर आपके लिए 40 नंबर में से 5 नंबर की वेटेज आप समझ सकते हो, अच्छी खासी होती है. नॉट ए बैड आइडिया, ठीक है. बाकी नाउ यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो हमारा 99.9% सिलेबस खत्म हो गया है. एक चैप्टर हमारा और बच गया है, वो चैप्टर मैं आपको स्कूल में ही कराऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाने हैं मुझे, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाने हैं. तो दैट वो चैप्टर हम जब स्कूल आपके मंडे से स्टार्ट हो रहे तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट देयर इट.